हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग जो लास्ट टाइम हम लोग 6 सितंबर को इवनिंग सेशन में जेईई मेन का पेपर जो था उसका फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, उसी के बचे हुए क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करेंगे। एंड एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है कि ये जो पूरा जो जेईई मेन पेपर सोल्यूशन इस बार हमने किया है, जेईई मेन सितंबर 2020 पेपर जो हुए हैं, उसका पीडीएफ सोल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वो हमने अपलोड कर दिया है, हैंड रिटन फॉर्मेट में है। सो हमारी वेबसाइट fathomacademy.in, वहाँ पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको fathomacademy.in अगर याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ सॉल्यूशंस। ओके, सो अब जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। In a dilute gas at pressure P and temperature T, the mean time between successive collisions of a molecule varies with time T as. So यहाँ पर mean time between successive collisions, उसी को हम relaxation time भी बोलते हैं। तो अब रिलैक्सेशन टाइम को समझने के लिए पहले हम देखते हैं मीन फ्री पाथ जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। सो मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, ये होता है। सो पाई और √2 ये तो नंबर्स हैं, डी जो है वो मॉलिक्यूल का डायमीटर है विच इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल, एंड एन यहाँ पर नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। Okay, so this is mean free path. Then the relaxation time will be this mean free path divided by average speed or velocity of the molecules. Okay, इस तरह से होगा। So अब इसमें हम ये ले लेते हैं कि नंबर डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये मीन फ्री पाथ कांस्टेंट है, एंड देन हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, एवरेज वेलोसिटी हम लिखें या आरएमएस वेलोसिटी लिखें, उन सब का जो रिलेशन होता है, ये हमारी वेलोसिटी क्या होती है, √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, बाकी चीज़ें जो होंगी वो कांस्टेंट होंगी, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी। सो जो रिलैक्सेशन टाइम है या मीन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन है वो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर √T जो होगा वो वेरिएबल होगा, रेस्ट विल बी कांस्टेंट। सो इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या आएगा, 1/√T, ये हो जाएगा। एंड ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fluid is flowing through a horizontal pipe of varying cross section with speed v meter per second at a point where the pressure is capital P Pascal. At another point where the pressure is P/2 Pascal, its speed is capital V meter per second. If the density of the fluid is rho kg per meter cube and the flow is streamlined, then capital V is equal to. So इस तरह का एक horizontal pipe है और क्रॉस सेक्शन जो है उसका वेरी कर रहा है, और यहाँ पर हमें से इस सेक्शन पर यहाँ पर हमें प्रेशर P दे रखा है, और यहाँ पर जो फ्लो स्पीड है वो स्मॉल v है, और यहाँ पर प्रेशर जो है ये P/2 है, और यहाँ पर फ्लो स्पीड कैपिटल V दे रखा है। ओके, सो इसी कैपिटल V की वैल्यू कैलकुलेट करना है। द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। सो इफ द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन वी कैन यूज बर्नौलीज इक्वेशन। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन कैसे लिखेंगे, प्रेशर यहाँ पर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, एंड सिंस द पाइप इज हॉरिजॉन्टल, सो रो जी एच वाला जो टर्म होगा वो दोनों तरफ सेम होगा, सो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। सो हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट P/2 प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। सो इसी कैपिटल V स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब हम कैसे करेंगे, इस P में से इस P/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज P/2 एंड P/2 इज प्लस हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो 2 ये हम देख रहे हैं यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा। देन कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो P/रो प्लस यहाँ पर रो से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ V स्क्वायर बचेगा। ओके, सो कैपिटल P इज इक्वल टू फाइनली दिस इज √कैपिटल P अपॉन रो प्लस स्मॉल b स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है,
Assuming the nitrogen molecule is moving with RMS velocity at 400 Kelvin, the de Broglie wavelength of nitrogen molecule is close to. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल उसका मास हमें दे रखा है केजी में, साथ में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी वैल्यूज दे रखी है. ओके, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज रिटन एज h ओवर मोमेंटम. मोमेंटम इज m इंटू v. और यहाँ पर हमें आरएमएस वेलोसिटी के बारे में कह रहा, 400 डिग्री सेल्सियस 400 केल्विन पर उसकी आरएमएस वेलोसिटी है. तो हम यहाँ पर ये जो वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू √3 kT बाई स्मॉल m. ये होता है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन किलोग्राम. सो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखें, सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m and then VRMS is 3 kT upon small m. Now इस small m को भी हम अंदर ले लें तो ये हो जाएगा h over √3m k into t. ये हो जाएगा. प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमें मालूम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस टेम्परेचर इज 400 केल्विन एंड मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये सारी वैल्यूज दे रखी है. तो अब इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है, सो उसको हम देखें ये कैसे हो जाएगा. h is 6.63 into 10 raised to the power minus 34 and then under root में 3 into small m की जो वैल्यू दे रखा है that is 4.64 into 10 raised to the power minus 26 kg ये दे रखा है. And then Boltzmann constant is 1.38 into 10 raised to the power minus 23 ये हो जाएगी. और टेम्परेचर हमें दिया हुआ 400 केल्विन, सो इनटू 400 केल्विन. अब ये एक कैलकुलेशन है और इसको हम कैलकुलेट अगर करें तो फाइनल वैल्यू जो हमारी आ रही है दैट इज 0.239 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर ये आ रही है. ओके, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, -10 जो फैक्टर है वो हो जाएगा एंगस्ट्रॉम और ये अप्रॉक्सीमेटली 0.24 है, सो अप्रॉक्सीमेटली 0.24 एंगस्ट्रॉम. This is the wavelength associated with nitrogen molecule at 400 Kelvin temperature. So options हम देखें, so option number 2 is the correct answer. Next question हमारा है particle A of mass m1 moving with velocity √3 I cap plus j cap meter per second collides with another particle B of mass m2 which is at rest initially. Let capital V1 and capital V2 be the velocities of particles A and B after collision respectively, and if m1 is equal to 2m2 and after collision जो m1 है उसकी वेलोसिटी दे रखा है, देन द एंगल बिटवीन v1 एंड v2. सो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज में एंगल कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है. तो m1 पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी u1 हमें दे रखा है और m2 जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है एंड कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी है कुछ इस तरह से v1 और m2 की वेलोसिटी है v2. ओके, सो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें बताना है क्या होगा. अच्छा, एक और कंडीशन यहाँ पे हमें दे रखी है कि m1 इज इक्वल टू क्या है 2m2 ये है और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये u1 हमें दे रखा है और फिर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v1 हमें दे रखा है. सो हम v2 कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, so what can we write from conservation of linear momentum, m1 vector u1 और ये रेस्ट पर है सो इसका मोमेंटम हो गया 0 इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 ये हो जाएगा. अब हम वेक्टर्स जो दिए हुए उसकी वैल्यूज रख लेते हैं. दिस इज m1 एंड u1 जो हमें दिया हुआ है दैट इज √3 I cap प्लस j cap. दिस इज इक्वल टू अगेन m1 टाइम्स v1 वेक्टर जो है वो हमें दे रखा है I cap प्लस √3 j cap एंड देन m2. अब हम m2 को क्या लिख सकते हैं, m1 अपॉन 2 लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज m1 अपॉन 2 टाइम्स वेक्टर v2 ये हो गया. सो m1 ये सबसे कैंसिल हो जाएगा एंड देन हमारे पास क्या बचेगा √3 I और यहाँ पर क्या है 1 है. सो ये हो जाएगा √3 -1 टाइम्स I cap
और फिर यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर है √3, सो ये इधर आके क्या हो जाएगा +1 माइनस √3 j कैप, इस तरह से दिस इज व्हाट v2 वेक्टर अपॉन 2 ये हो जाएगा। एंड इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3 माइनस 1 I cap and then minus and this is √3 minus 1 j cap, ऐसा हो जाएगा। दिस इज b2 वेक्टर। अब √3 माइनस 1 दोनों में कॉमन है, दोनों कंपोनेंट्स है √3 माइनस 1, सो हम फाइनली लिख सकते हैं 2 टाइम्स √3 माइनस 1 टाइम्स I cap माइनस j cap, I cap माइनस j cap, दिस इज v2 वेक्टर। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि v2 वेक्टर जो है वो x और y सॉरी x एक्सिस में पॉजिटिव है और y एक्सिस में नेगेटिव है, तो x एक्सिस से जो उसका एंगल है वो नीचे की तरफ 45 डिग्री बनेगा। और जो इनिशियल वेलोसिटी सॉरी ये वाला जो वेक्टर है v1, यहाँ पे लिख लेते हैं v1 हमें क्या दे रखा है, v1 हमें दे रखा है √3 I cap प्लस j कैप, इस तरह से दे रखा है। सो अब अगर हम देखें कि दोनों वेक्टर्स x एक्सिस से एंगल कितना बना रहे हैं, से दिस इज आवर x एक्सिस और ये है हमारा v1 वेक्टर, तो ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसके लिए हम tan कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर tan थीटा हम लिखेंगे y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, सो 1/√3, ओके, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो जाएगा। सो v1 वेक्टर जो है वो x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। am I right? सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये चीज़ ये u1 है, कोलिजन से पहले वेलोसिटी वेक्टर है m1 का, कोलिजन के बाद वेलोसिटी वेक्टर m1 का जो है ये I प्लस √3 j कैप है। ओके, सो I प्लस √3 j कैप हो जाएगा। ओके, अब हम tan थीटा कैसे लिखेंगे, नाउ y कंपोनेंट इज √3 एंड x कंपोनेंट इज 1, सो ये आ जाएगा √3, दैट मीन्स थीटा इज नाउ 60 डिग्री। सो v1 वेक्टर मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ x एक्सिस। सिमिलरली जो v2 वेक्टर है ये वाला, अब इसमें x और y कंपोनेंट्स क्या है, इक्वल है, y वाला नेगेटिव है, सो इसका मतलब ये हुआ कि v2 वेक्टर जो है वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा x एक्सिस से नीचे की तरफ। ओके, एंगल नेगेटिव ले सकते हैं हम। सो this is v2 vector, then the angle between v1 and v2 will be 60 plus 45, that is 105 degree। okay, so ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। so option अगर हम देखें, so option number 4 ये दिया हुआ 105 डिग्री, so that is the correct answer। अगला क्वेश्चन हमारा है, a charged particle going around in a circle can be considered to be a current loop. A particle of mass small m carrying charge small q is moving in a plane with velocity v under the influence of magnetic field capital B. The magnetic moment of this moving particle will be एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री एंगल पे मूव करे तो वो सर्कल में मूव करता है। से यहाँ पर इस तरह से ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और इस पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरह से है प्लेन में, और ये इनटू द प्लेन है, तो यहाँ पर जो उस पर फोर्स लगेगा QV क्रॉस B वो इस डायरेक्शन में लगेगा। दैट मीन्स जो पार्टिकल है वो इस तरह से सर्कल में मूव करेगा। ओके, एंड यहाँ पर जो सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी वो हम लिखते हैं mv/QB, इस तरह से। ओके, सो एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में जब चलेगा, इसका चार्ज Q है, मास m है, सर्कल में जब चलेगा तो चार्ज मूव करेगा, सो देयर इज अ करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या हो गया, करंट कैरिंग लूप हो गया, एंड एवरी करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। नाउ फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, दिस इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। एंड अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, रिपीटेटिव मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर जो करंट होगी उसको हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी एंड देन एरिया ऑफ द लूप। अब यहाँ पर चार्ज Q ये तो हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, सो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm।
ये फॉर्मूला होता है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, रेडियस दे रखी है, सो 2 पाई r अपॉन v विल बी टाइम पीरियड एंड रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज फ्रीक्वेंसी. सो ये हो गई करंट. एंड देन जो एरिया होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर, सर्कल है. सो फाइनली दिस इज q स्क्वायर इंटू b अपॉन 2 पाई m, ये हो गया. और यहाँ पर ये पाई है, सो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया. सो दिस इज जस्ट 2m. ओके, देन r की जो वैल्यू है वो हम कैसे लिख सकते हैं, एम वी अपॉन क्यू बी. सो उसका स्क्वायर करेंगे, सो ये हो गया m स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर b स्क्वायर, इस तरह से ना. अब एक m यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और क्यू स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी. सो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर एक मास है m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स इंटू बी, कैपिटल B, ये हो जाएगा. सो ये हुआ मैग्नेटिक मूवमेंट. अब ये चीज़ हमने कैलकुलेट की है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड. अगर हम डायरेक्शन की बात करें यहाँ पर, सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जिधर चार्ज पार्टिकल है उधर ही करंट की भी सेंस है. सो करंट की डायरेक्शन में अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें, सो ये होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज आउट ऑफ द बोर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द बोर्ड है. सो अगर इसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें यहाँ पर, तो वेक्टोरियली हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टोरियली दिस m इज इक्वल टू, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बी, एंड डायरेक्शन हम इसकी यूज करेंगे. सो इसके ऑपोजिट है, दैट मीन्स माइनस बी कैप, ऐसे लिख सकते हैं. ओके, यूनिट वेक्टर अलोंग बी, उसके ऑपोजिट. अगेन अब यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो फाइनली क्या हो जाएगा, दिस m वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव एम वी स्क्वायर. ओके, इसको कैपिटल M लिख लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, बिकॉज स्मॉल m जो है वो हम मास के लिए भी यूज कर रहे हैं. सो जहाँ जहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए हमने स्मॉल m लिखा है उसको हम कैपिटल M कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज कैपिटल M वेक्टर. ओके, सो दिस कैपिटल M वेक्टर इज एम वी स्क्वायर अपॉन 2b, एंड देन इसकी जगह हम लिखेंगे वेक्टर b अपॉन b, तो ये नीचे 2b स्क्वायर हो जाएगा टाइम्स द वेक्टर b, ये हुआ. सो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक मूवमेंट का ये रिलेशन होगा. एंड ऑप्शंस यहाँ पर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 4 mv square upon 2b times vector b. Okay, option number 4 is the right answer. Next question है, a square loop of side 2a and carrying current I is kept in xz plane with its center at origin. A long wire carrying the same current I is placed parallel to z axis and passing through point 0 b0 where b is much greater than a. The magnitude of torque on the loop about z axis will be. ओके, सो इस तरह से कुछ सिचुएशन है, ये XZ प्लेन है, XZ प्लेन में 2a साइड का एक स्क्वायर लूप है और उसमें जो करंट है, सपोज इस सेंस में मान लेते हैं, सो जो करंट है वो I है और Z एक्सिस के पैरेलल एक लॉन्ग करंट है सेम I दैट इज पासिंग थ्रू 0b0, दैट मीन्स जो वायर है वो ओरिजिन से b डिस्टेंस पर है. ओके, सो इस करंट की वजह से इस करंट कैरिंग लूप पर जो टॉर्क लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, अब इसको अगर हम देखें, यहाँ पर जो लॉन्ग वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, सो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम देखें से इस तरह से लॉन्ग वायर ये हम इमेजिन कर रहे हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे. और वायर से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम बात करें, सो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, फिर आगे जाएंगे तो इस तरह से, आगे इस तरह से, तो एक तरह का एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारी हम देखेंगे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर. तो यहाँ से एक कांस्टेंट डिस्टेंस, वायर से b डिस्टेंस नीचे, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो एक तरह का सिलेंडर फॉर्म कर रही होंगी. ओके, सो अब इसमें हम देख लेते हैं ये वाली जो साइड है इस पे कैसे कैसे फोर्स लगेगा. सो चारों साइड्स पे जो फोर्सेस होंगे वो कैसे कैसे लगेंगे. ओके, सो सपोज हम z एक्सिस से देख रहे हैं और ये जो लूप है हमारा वो इस xz प्लेन में रखा है और ये वायर ऐसे बाहर आ रहा है. तो इस वायर की वजह से अब करंट चूंकि बाहर आ रही है, सो बाहर करंट की डायरेक्शन ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कर्ल्ड हो रही हैं. सो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्ल्ड हो रही हैं. ओके, सो अब इस साइड पर अगर हम फोर्स देखें,
फोर्स कैलकुलेट करें, दिस साइड इज एन करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा। सो उस पर अगर हम फोर्स देखें, सो इस पर जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होंगी, इस लूप को, ये हमारा एग्जैक्ट प्लेन है, यू हैव टू इमेजिन, ये हमारा एग्जैक्ट प्लेन है, ये हो जाएगी साइड, दिस साइड, ये इस तरह से है, और फील्ड लाइंस इस तरह का सिलेंडर बना रही हैं, इस तरह का एक सर्कल हम मान सकते हैं। यहाँ पर ये हम आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, जेड एक्सिस पर एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, तो एक तरह का ये सर्कल बना रही होंगी। सो हर पॉइंट पर जो फील्ड लाइन है वो इस तरफ क्या होगी, ऊपर जाएगी, और इस तरफ क्या होगी, नीचे आएगी। सो आई एल क्रॉस बी जब हम करेंगे, आई एल क्रॉस बी दोनों तरफ, तो जो फोर्स आएगा वो इस करंट के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा। सो इस साइड पे फोर्सेस क्या होंगे, हर पॉइंट पर जेड एक्सिस के पैरेलल लगेंगे, इस तरह से, ऐसे। सिमिलरली यहां पर जो फोर्सेस होंगे वो भी जेड एक्सिस के पैरेलल होंगे, बट इनटू द प्लेन होंगे। तो इधर फोर्सेस इस तरह से होंगे हर पॉइंट पर। अब इन दोनों फोर्सेस को हम देखें, सो ये क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, और दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही लाइन पर है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेपरेटेड नहीं है। दैट मीन्स कि इस तरह के फोर्सेस जो होंगे वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो अब रही बात इन दोनों साइड्स पे जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। सो इसके लिए क्या है, हम इसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे, उसमें हमें इमेजिन करना है कि हम जेड एक्सिस, जो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इस प्लेन से बाहर खड़े हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस हमारी तरफ आ रही है, तो ये करंट जो है ये प्लेन से बाहर है, और इस लूप की ये वाली करंट जो है ये प्लेन से बाहर है और ये प्लेन के अंदर है। तो इसका जो है 2 डायमेंशनल डायग्राम हम बनाएंगे, तो इस तरह से कुछ बनेगा। जो लॉन्ग वायर करंट है वो यहाँ इस तरह से है, प्लेन से बाहर आ रही है, और ये वाली जो करंट है लूप की, ये प्लेन से बाहर आ रही है, और दूसरी करंट जो है वो लूप में अंदर जा रही है। ओके, और इन दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। सो हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, और जो लॉन्ग वायर है वहां से जो प्लेन है लूप का वो b डिस्टेंस पर है, यू कैन सी। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि इस पे जो टॉर्क लगेगा वो किस तरह से होगा। पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। से दिस एंगल इज थीटा, देन ये साइड A और ये साइड B दे रखी है, तो इसको मान लेते हैं कि ये स्मॉल r है, विच इज √a² प्लस b² फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, और यहाँ पर ये हमारी करंट है बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से जो फील्ड लाइन का सर्कल होगा उसका सेंस इस तरह से होगा, इधर से इधर फील्ड लाइन जा रही है। अब यहाँ पर जो करंट है उस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ये है कि आईडीएल, जो करंट की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। सो आईडीएल, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम पाम रखें, सो जो थंब है वो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, ये हुआ फोर्स। ओके, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये करंट क्या है, ये बाहर आ रही है। सो आईडीएल क्रॉस बी की तरफ हम फिंगर्स कर्ल करें या पाम ले जाएं, तो जो थंब है वो इस तरफ आ रहा है, तो इस वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में है। ओके, अब यहाँ पर हम इन दोनों का हम कंपोनेंट ले लेते हैं। दिस इज आई करंट एंड ये है एंगल थीटा, सो दिस इज ऑल्सो थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा होगा, सो ये ऑपोजिट एंगल हो गया। देन यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा f cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा f sin थीटा। सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, सिमेट्री है, सो दिस इज थीटा, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का वो हो जाएगा f cos थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट आएगा ये f sin थीटा। ओके, अब ये f sin थीटा कंपोनेंट्स जो हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, सेपरेटेड नहीं है। सो f sin थीटा कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे वो f cos थीटा, ये जो पेयर्स हैं ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ये एक तरह का कपल फॉर्म कर रहे हैं, f cos थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके, उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, सो यहाँ पर ये एक इस तरह का कपल बन रहा है, एंड कपल की वजह से जो टॉर्क होता है दैट इज फोर्स इनटू जो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन है उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो f cos थीटा एंड f cos थीटा, उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में ये डिस्टेंस है विच इज 2a। सो द टॉर्क होगा वो हो जाएगा f cos थीटा इंटू 2a, इस तरह से। ना f की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट पर जो फोर्स होता है दैट इज ILB, ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये है हमारी करंट, उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, सो एक लॉन्ग वायर की वजह से
किसी r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये हो जाएगा। ओके और r की वैल्यू क्या है? सो दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r की वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Under root a square plus b square. So this is magnetic field due to the long current at the location of this site. Okay, so उस पे जो फोर्स होगा वो हो जाएगा ILB। अब इसमें करंट है I और साइड की जो लेंथ है वो है 2a. So this is I into 2a and then into magnetic field and cos theta हम इस ट्राइंगल में कैसे लिख सकते हैं? ये है थीटा, so ये हुआ हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, so b अपॉन अंडर रूट, सो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन 2a, सो 2a और ये 2a भी है तो उसका स्क्वायर हो गया। ओके अब हम क्या करें, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू रख लेते हैं। सो I हो गया यहाँ पर हमारा एंड 2a जो होगा वो हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड देन स्मॉल b और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और नीचे ये एक और है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह से। ओके अब इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? 4 और यहाँ पर ये 2 है, सो ऊपर 2 बचेगा, 2 म्यू नॉट a स्क्वायर b इंटू आई स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो इसको हम यहाँ पे लिख लें 2 म्यू नॉट I स्क्वायर एंड a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू b जस्ट डिवाइडेड बाय क्या बचेगा हमारे पास? ये 2 कैंसिल हो गया, पाई बच रहा है हमारे पास, सो पाई इंटू अंडर रूट एंड अंडर रूट, सो जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो 2 म्यू नॉट I स्क्वायर a स्क्वायर b upon pi a square plus b square. Okay, so this is the torque on the loop kept in xz plane. अब एक चीज यहां पर देखनी है, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं ज्यादती हो गई है यहां पर कि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है b is much greater than a और हमने अभी वहां पर ये जो कैलकुलेशन की है उसमें ये वाली कंडीशन हमने इस्तेमाल नहीं की है। अगर इस वाली कंडीशन से ही हम डायरेक्टली करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएगा, इतनी सारी लंबी चौड़ी हमें इमेजिनेशन या ये सब समझना नहीं पड़ता। ओके सो अब वो कंडीशन हम यहाँ पे लगाएं कि b इज मच ग्रेटर देन a, सो a को यहाँ से हम इग्नोर कर देंगे और एक b ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या आएगा? फॉर b बीइंग मच ग्रेटर देन a the torque will be, ये b स्क्वायर आएगा, एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ऊपर बचेगा 2 म्यू नॉट I स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई b जस्ट, ये बचेगा। ओके एंड ऑप्शंस अगर हम देखें तो यही हम कह रहे थे यहाँ पर कि ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सो ऑप्शंस अगर हम देखें सो 2 म्यू नॉट I स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन पाई b ये ऑप्शन में दिया हुआ है। सो इस कंडीशन के हिसाब से जो टॉर्क होगा वो वैल्यू ये भी सही है, बट जो प्रॉपर हमने कैलकुलेशन की है बिना इस कंडीशन को लगाए हुए तो टॉर्क की वैल्यू ये आ रही है। अब दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट मोस्ट सुटेबल की बात हम करेंगे सो ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर जो ऑप्शन है उसमें से, बट चूंकि कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन का यहाँ पर कोई यूज नहीं हो रहा है। ओके सो हम उस कंडीशन को यूज करके किसी और तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते थे, तो यहाँ पर ऑप्शंस देके हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ओके सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 जो है दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, सो वही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन अ कार इज एट रेस्ट its driver sees raindrops falling on it vertically. When driving the car with speed v, he sees the raindrops are coming at an angle 60 degree from the horizontal. On further increasing the speed of the car to 1 plus beta times v, this angle changes to 45 degree. The value of beta is close to. So यहाँ पर velocity of rain with respect to man, इस तरह का क्वेश्चन हमें करना है। सो से इस तरह से ये एक कार है और जब ये रेस्ट पर है तो रेन ड्रॉप्स इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हैं। सो ये उसकी एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी रेन ड्रॉप्स की वर्टिकली डाउनवर्ड
एंड देन जब ये अपनी वेलोसिटी v स्पीड से चल रहा है तो रेन ड्रॉप्स 60 डिग्री एंगल पर आ रही है हॉरिजॉन्टल से, और जब वो स्पीड और बढ़ा दे रहा है तो वो एंगल 45 डिग्री हो जा रहा है। सो यहाँ पर जो हमें बीटा एक दिया हुआ है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी नीड टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो एक तरह का ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले वेक्टर को उसको रिवर्स करके हम ऐड कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर इस डायरेक्शन में है तो उस वेक्टर को रिवर्स करके हम वेलोसिटी ऑफ रेन में ऐड कर देंगे। सो लेट अस मेक डायग्राम। से दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी, और ड्राइवर की वेलोसिटी v है, तो ये हो जाएगी उसकी वेलोसिटी v। देन दिस वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है ये इस टाइम पर है 60 डिग्री। ओके, एंड देन ड्राइवर जब अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, बाद में ये बढ़ा के 1 प्लस बीटा v कर दे रहा है, तो फिर यही वेक्टर क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। ओके, सो ये वेक्टर ये हमने और बड़ा कर दिया, एंड दिस नाउ द होल वेक्टर इज 1 प्लस बीटा टाइम्स v। इन दैट केस जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू मैन से ये वी आर एम डैश हो गई, और जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है ये अब कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया है। तो इस तरह का ये डायग्राम है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वहां से हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करें, ये वाला जो हमें ट्राइंगल दिख रहा है, दिस ट्राइंगल, इसमें हम देखें ये है हमारा वेक्टर v और ये है वेक्टर वी आर। ओके, सो वी आर अपॉन v अगर हम करेंगे सो ये हो जाएगा tan 60। सो वी कैन राइट वी आर अपॉन v इज इक्वल टू tan 60 विच इज इक्वल टू √3, ये हो जाएगा। सो वी आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो √3 टाइम्स v, ये हो गया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन ये हमने बना लिया। अब दूसरा जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली साइड क्या है, ये वी आर स्टिल है, और ये वाली साइड जो है ये अब 1 प्लस बीटा वी हो गई है, और ये एंगल 45 डिग्री है, तो फिर ये दोनों साइड्स क्या होनी है, इक्वल होनी है। तो यहां पर हम वी आर क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट वी आर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इनटू v, ये हो जाएगा। और इक्वेशन 1 में वी आर क्या है, √3v है। सो इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें अगर, सो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस बीटा टाइम्स v इज इक्वल टू √3v, ये हो जाएगा। सो v हमने दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, और बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, √3 माइनस 1, और डेसिमल में हम देखें सो √3 इज 1.73 माइनस 1 विल बी 0.73, ये हमारी बीटा की वैल्यू हो जाएगी। सो ऑप्शंस अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, an engine operates by taking a monatomic ideal gas through the cycle shown in the figure. The percentage efficiency of the engine is close to. So एक इंजन है और उसमें जो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है वो इस तरह से है, और जो हमारा सिस्टम है वो मोनोटॉमिक गैस है। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। अब किसी भी इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट टेकन, कितनी हीट लिया एंड देन कितना वर्क किया, दैट इज एफिशिएंसी। अब इसमें से हमें ये पीवी डायग्राम दिया हुआ है, वर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल विल बी वर्क डन, एंड जो हीट टेकन होगी सो उसमें हीट टेकन के केस में टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, ए से बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा, सो टेम्परेचर बढ़ेगा। सो ये इस प्रोसेस में हीट टेकन होगा। इसी तरह से बीसी प्रोसेस जो है इस पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा, सो टेम्परेचर बढ़ेगा। सो इसमें भी क्या है, बीसी प्रोसेस जो होगा उसमें भी इंजन हीट ले रहा है। बाकी ये दो प्रोसेस जो होंगे वो उसमें हीट रिलीज करेगा। सो वर्क डन हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क डन कितना होगा पहले ही लिख लेते हैं। वर्क डन इज द एरिया इनक्लोज्ड। अब इसमें ये साइड देखें तो ये साइड हो जाएगी P0, और ये साइड जो हो जाएगी ये हो जाएगी P0 से 3 तक है, सो 2P0 हो जाएगी। सो फाइनली ये आ जाएगा 2P0 V0। दिस इज वर्क डन बाय द इंजन। एंड देन Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 विल बी इक्वल टू QAB प्लस QBC। AB और BC प्रोसेस में जो हीट है, हीट इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज हीट टेकन बाय द इंजन। ओके, सो
अच्छा, अब यहाँ पर जो गैस है वो मोनोएटॉमिक गैस है, एंड मोनोएटॉमिक गैस है तो ए बी प्रोसेस हमारा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको हम लिखेंगे NCV डेल्टा T, और BC प्रोसेस जो है वो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो इसको हम लिखेंगे NCP डेल्टा T, ये हो जाएगा। ओके, अब मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू होती है 3/2R। ओके, सो इसको हम लिखेंगे 3/2R CV, और डेल्टा T को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर TB माइनस TA, ये हो जाएगा TB माइनस TA प्लस N, और CP माइनस CV जो रिलेशन होता है वहां से हमारा मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP की वैल्यू आ जाएगी 5/2R, एंड देन फाइनल टेम्परेचर TC माइनस TB, ये हो जाएगा। ओके, हम क्या कॉमन कर सकते हैं यहाँ से, NR जो है इसको हम कॉमन कर लें, एंड देन हमारे पास यहाँ पे बचा 3/2, इनफैक्ट हम 2 भी कॉमन कर सकते हैं, 2 को भी बाहर ले लेंगे, NR/2, सो यहाँ पे बचेगा 3, एंड देन TB माइनस TE। अब उसके लिए हम आइडियल गैस रिलेशन यूज करेंगे। सो आइडियल गैस रिलेशन से हम T क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर क्या लिख सकते हैं, PV/NR लिख सकते हैं। तो B पॉइंट पर प्रेशर है 3P0, वॉल्यूम है V0, एंड N/NR हो जाएगा। सो दिस इज 3P0 V0/NR, ये हुआ TB माइनस TA। यहाँ पर प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, सो दिस वुड बी P0 V0/NR, ये हुआ, एंड देन प्लस, आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस NR/2, ये हम कॉमन कर चुके हैं, सो 5 इंटू TC। अब हम TC क्या लिख सकते हैं, 3P0 इंटू 2V0, दैट इज 6P0 V0, 6P0 V0/NR माइनस TB जो होगा यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा 3P0 V0/NR, 3P0 V0/NR, इस तरह से। सो ये हुआ हमारा फाइनल वैल्यू। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर NR ये सब हम कॉमन कर लें तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, 1/2, ये बाहर कॉमन हमने ले रखा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3P0 V0 माइनस P0 V0 इज 2P0 V0 इंटू 3 इज 6 टाइम्स P0 V0। ओके, सो दिस इज 6 टाइम्स P0 V0 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 6P0 V0 माइनस 3P0 V0 इज 3P0 V0 इंटू 5 विल बी 15P0 V0। ओके, 15P0 V0, ये आ जाएगा। ओके, सो फाइनली अब ये क्या हुआ, 15 प्लस 6 is 21/2. So total heat taken by the engine is 21/2 P0 V0, ये आ जाएगा। सो अब हम यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस रिलेशन को इस्तेमाल करें। सो एफिशिएंसी विल बी वर्क डन इज 2P0 V0 डिवाइडेड बाई heat, total heat taken is 21/2, so ये 2 पर चला गया, 21/2 P0 V0, ये हो जाएगा। Okay, so finally this is 4/21, ये हुआ, और परसेंटेज में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, so 100 से मल्टीप्लाई कर लें, so this becomes 400/21, एंड इसको हम कैलकुलेट करें, so ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 19%. So this is the efficiency of the given engine which is working on the given cycle. अब ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन था, तो यहाँ पर जो डिजिट्स होंगे वो होगा 19। अगला क्वेश्चन हमारा है, the center of mass of a solid hemisphere of radius 8 cm is x centimeter from the center of the flat surface, the value of x is। तो अब ये हेमिस्फीयर हमें दिया हुआ, सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है, उसकी रेडियस हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एंड सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं कहाँ पर है, वही x दिया हुआ है। तो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है या जो फ्लैट सरफेस है उसके सेंटर से YCM जो होता है ये 3r/8 डिस्टेंस पर होता है। ओके, अब इसकी जो पूरी कैलकुलेशन है वो जनरली, अब जैसे ये स्टूडेंट्स याद ही रखते हैं ये इस वैल्यू को, अगर आपको पूरी कैलकुलेशन चाहिए तो हमने आपको PDF में प्रोवाइड कर रखा है, और उसको हम अलग से कभी कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल इसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, द फुल कैलकुलेशन विल बी अवेलेबल इन PDF।
ओके, सो हमें यही चीज़ दे रखी है x और r की वैल्यू जो दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर। सो 3r/8 विल बी 3 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा इंटीजर आंसर होगा वो हो जाएगा 3। सिंपल। अगला क्वेश्चन हमारा है the output characteristics of a transistor is shown in the figure when VCE is equal to 10 volt and IC is equal to 4 milliampere, the value of beta AC is। तो इस तरह से एक हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है। ये हमारी आउटपुट करंट है और ये कंट्रोलिंग वोल्टेज है आउटपुट साइड में, और ये है हमारी इनपुट करंट जिसको हम कांस्टेंट रखकर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। दिस इज IB के बेस करंट ये हो जाती है हमारी। सो अब यहाँ पर हमें बीटा AC जो करंट गेन होता है वो कैलकुलेट करना है। सो बीटा AC इज इक्वल टू आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय द चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन इनपुट करंट, ये होता है हमारा। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? VCE की वैल्यू हमें दे रखी है 10 वोल्ट। सो आप जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है डिटेल के साथ, उसको अगर हम देखें तो जो VCE दिया हुआ है हमें 10 वोल्ट, वहाँ पर जहाँ हमें 10 वोल्ट VCE दिया हुआ है और जो करंट दी हुई है IC करंट उस टाइम पर वो 4 मिली एम्पियर है। सो 4 मिली एम्पियर के अराउंड हम देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है, एंड देन जो करेस्पॉन्डिंग चेंज है बेस करंट में वो हम नोट कर लेंगे वहां से। ओके, सो 10 वोल्ट पर आप ग्राफ में देखिए, 10 वोल्ट पर जो 4 मिली एम्पियर करंट है उसके अराउंड, उसके जस्ट ऊपर जो ग्राफ दिया हुआ है वो ध्यान से अगर हम देखें, सो दैट इज 4.5। इस वैल्यू पर यहाँ पर कहीं IC हमारी जो है IC ये 4 मिली एम्पियर है। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू है 4 मिली एम्पियर। उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये 0.5 है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 4.5, और उसके नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है 3। ओके, सो 4 मिली एम्पियर के अराउंड जो चेंज इन आउटपुट करंट है वो है 4.5 माइनस 3, एंड देन द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन इनपुट करंट इज 20 to 30 माइक्रो एम्पियर। सो IC हम क्या, सॉरी डेल्टा IC हम क्या लिखेंगे? 4.5, 3 से 4.5 मतलब 1.5 आ जाएगा ये। सो 4.5 माइनस 3 इज 1.5 मिली एम्पियर, and then the corresponding change in output the input current, base current, ये क्या है? 10 माइक्रो एम्पियर। ओके, ऐसे हो जाएगा। सो फिर हम अब लिख सकते हैं बीटा AC क्या हो जाएगा? 1.5 मिली एम्पियर, दैट इज 10 to the power minus 3 divided by 10 माइक्रो एम्पियर, सो 10 into 10 to the power minus 5, एंड इसको हम पूरा कैलकुलेट करें अगर, सॉरी दिस इज -6 है, माइक्रो एम्पियर है। सो नीचे अब ये बचेगा पूरा -5, ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, सो +2 बचेगा, सो ये हो जाएगा 150। ओके, सो द करंट गेन ऑफ द गिवन ट्रांजिस्टर इज 150, और इंटीजर आंसर हमारा 150 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन अ सीरीज LR सर्किट power of 400 watt is dissipated from a source of 200 volt 50 hertz supply. The power factor of the circuit is 0.8. In order to bring the power factor to unity, a capacitor of value C is added in series to L and R, taking the value of C as n/3 pi microfarad. The value of N is. तो ओरिजिनली हमें एक LR सर्किट दिया हुआ है और उसमें जो पावर डेसिपेशन है वो 400 है। सो पावर डेसिपेशन हम कैसे लिखते हैं? P इज इक्वल टू V² एंड cos phi, इस तरह से हम लिखते हैं। दिस इज पावर फैक्टर। सो यहाँ से हम Z कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द गिवन LR सर्किट। उसको हम कैसे लिखेंगे? V ये हो जाएगा 250 इंटू 250 divided by power which is 400 and then the power factor 0.8, ये हो जाएगा। सो इन सबको पूरा अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 125 ओम, द टोटल इम्पिडेंस ऑफ LR सर्किट। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो इम्पिडेंस डायग्राम होता है, इम्पिडेंस डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये हमारा फेज एंगल हो जाएगा, और इधर हम लिखते हैं XL माइनस XC, अब सिर्फ XL है यहाँ पर तो XL हो जाएगा, ये हो जाएगा R एंड दिस इज Z। ओके, और cos phi ये जो पावर फैक्टर है ये हमें कितना दे रखा है? दिस इज इक्वल टू 0.8, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 4/5 लिख सकते हैं।
Okay, so if you can remember cos phi is equal to 4 by 5, that means phi is equal to here 37 डिग्री. Okay, ये हमारा 37 डिग्री हो जाएगा. ओके, सो इस ये एंगल हमें मालूम है और z की वैल्यू मालूम है और xl की वैल्यू मालूम है, सॉरी xl नहीं, z की वैल्यू मालूम है, तो हम यहाँ से xl की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो xl अपॉन z क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी साइन 37 और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5. ओके, सो यहाँ से xl इज इक्वल टू आ गया 125 इंटू 3/5 एंड दैट वुड बी, ये इसको हम 25 हो जाएगा, 25 इंटू 3 इज 75. सो एक्सेल या जो इंडक्टिव इम्पीडेंस सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस है सर्किट का वो 75 ओम है. अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इसके साथ हमें कैपेसिटर सीरीज में ऐड करना है टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी. अब अगर सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हो रहा है तो नेक्स्ट हम जब सी भी जोड़ देंगे सर्किट में तो इम्पीडेंस डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा. और पावर फैक्टर यूनिटी होना है तो उस टाइम पर ये जो फेज एंगल होगा ये जीरो हो जाएगा. एंड फेज एंगल जीरो है, इसका मतलब ये जो साइड है XL माइनस XC इज इक्वल टू जीरो या फिर XL इज इक्वल टू XC, ऐसा हो जाएगा. तो अगर हमें पावर फैक्टर यूनिटी करना है, इन दैट केस XC मस्ट बी इक्वल टू XL, ये होगा. और XL की वैल्यू हमने निकाल रखी है 75, सो दिस इज 75. और XC हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, कैपेसिटर जो दिया हुआ है उसके टर्म में, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू इंटू सी, दिस इज इक्वल टू 75, ऐसे हो जाएगा. तो यहाँ से हम C की वैल्यू कैलकुलेट करें, C वुड बी इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, 1/2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें 50 दे रखा है, सो 2 इंटू 50, यहाँ पर ये हो जाएगा 100, सो दिस इज 100 पाई इंटू 75. ओके, सो 1/100 पाई इंटू 75, इस तरह से हो जाएगा. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो गया C इधर, सो 2 इंटू 50, 100 पाई इंटू 75. ओके, ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर SI में रखी हैं, सो ये आएगा फैरड और इसी की वैल्यू हमें माइक्रो फैरड में दे रखी है. सो माइक्रो फैरड में जब देखेंगे तो इसको हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ दिस इज माइक्रो फैरड. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर ये 10⁴ हो जाएगा, दैट मीन्स 10,000 अपॉन पाई इंटू 75, ये हो जाएगा. एंड 75 से अगर हम इसको कैंसिल करें, ये माइक्रोफैरड में आएगी वैल्यू, सो 25 3 इज 75 एंड 4 टाइम्स ये 100 हो जाएगा, सो दिस इज 400. सो फाइनली दिस इज 400 अपॉन 3 पाई, ये आएगी कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफैरड में. और इसी को क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज इक्वल टू n अपॉन 3 पाई माइक्रोफैरड, ये दे रखा है. सो अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सो n की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 400. सो इस क्वेश्चन का जो इंटीजर आंसर है दैट इज 400. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a Young's double slit experiment is performed using monochromatic light of wavelength lambda. The intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units. The intensity of light at a point where the path difference is lambda by 6 is given by nk upon 12, where n is an integer. So the value of n is. So एक पॉइंट है, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, एंड एक पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है. सो जहां पर पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और इसी को क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी वैल्यू क्या है, k है. फिर दूसरा एक पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है. सो अब हम ये देखेंगे कि पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या होगा, बिकॉज इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2, इस तरह से. सो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा फेज डिफरेंस कितना है. ओके, सो फेज डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, और इस बार हमें क्या दिया हुआ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6. ओके, सो इसको हम देखें, सो ये आ गया पाई बाई 3. ओके, देन द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी आई मैक्स. अब उसकी वैल्यू हम क्या यूज कर सकते हैं, k.
k times cos square phi upon 2. So phi upon 2 इस एंगल का हाफ करेंगे, that would become pi by 6. pi by 6 हो जाएगा. And then cos pi by 6 is root 3 by 2, इसका स्क्वायर करेंगे, so that would be 3 upon 4. So this intensity is 3 by 4 k, ये आ जाएगी. और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि this intensity is equal to 3 by 4 k is equal to nk upon 12, इस तरह से दिया हुआ है. So n की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लें, ये k कैंसिल हो गया, and 4 3s are 12, then n is equal to 9. So the integer answer here is 9. So ये था हमारा 6th सितंबर का इवनिंग सेशन का जेई मेन का जो पेपर था उसका फिजिक्स का सेक्शन. एंड ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो इस पेपर को मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रखा जाएगा, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटिवली बाकी पेपर्स से ज़्यादा थे. स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे अच्छे. सो ये था हमारा डिस्कशन, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है. जो 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो भी आपका पेपर हुआ है इवनिंग एंड मॉर्निंग सेशन में, उन सब का सारे पेपर्स का जो फिज़िक्स का सेक्शन है वो आपके साथ कंप्लीटली डिस्कस किया गया है. एंड अब इसके साथ इस पर हम आपके साथ नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे ये जो पेपर हुआ है उसका एक एनालिसिस कि क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा कहाँ से फ्रेम किए गए हैं, सोर्सेस क्या हैं उनके, एंड उसके बेसिस पर जो नेक्स्ट और फर्दर ईयर्स में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसकी हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए. प्लस कुछ हम रिसोर्सेज की भी बात कर लेंगे कि जैसे एनसीईआरटी है, सो एनसीईआरटी इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमारे लिए एक बेस की तरह से है, और एनसीईआरटी दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बिकॉज एनसीईआरटी से एक तो ये है कि हमें कॉन्सेप्ट्स भी वहाँ से देखने हैं, दूसरा ये कि डायरेक्ट भी क्वेश्चंस बन रहे हैं एनसीईआरटी से. कई सारे क्वेश्चंस इस पेपर में भी क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे अभी हमने एक वो क्वेश्चन किया था ट्रांजिस्टर वाला जो क्वेश्चन था जहाँ पे बीटा एसी कैलकुलेट करना था, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है. इवन उसमें कोई वैल्यूज़ भी नहीं चेंज की गई थी. तो एनसीईआरटी हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत इंपॉर्टेंट लेकर चलना है. वो हमारे लिए बेस भी है, प्लस उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड सॉल्व एग्जांपल्स का नंबर एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर उन सब की हम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो वहाँ पर जो डेटा हमारे पास होगा वो हमें याद हो जाएगा. एंड जेई मेन में सिंगल ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सो ईजिली हम उसमें काफ़ी टिक कर सकते हैं, उसमें हमें हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा. तो ओके, सो इस तरह का आपके साथ एक एनालिसिस और जो पेपर है उसका पैटर्न एंड रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए, वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे. एंड थैंक यू वेरी मच. और ये जो हमारी जर्नी थी जेई मेन 2020 पेपर का जो फिजिक्स सोल्यूशन जो हमारा था, ये दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी.